नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो अभी रिसेंटली सीयूईटी का एग्जाम हुआ था उसके पेपर को एनालाइज करेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर 75 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चंस आपके जनरल पेपर से हैं और नेक्स्ट 75 क्वेश्चन आपके फिजिकल एजुकेशन के हैं। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर 75 क्वेश्चन जो रिलेट करते हैं आपके फिजिकल एजुकेशन से उसको सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसके अंदर आप देखोगे तो आपको मैच करने हैं। आपके पास चार ऑप्शन लिस्ट 1 में है और चार ऑप्शन आपको लिस्ट 2 में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम अगर ए पॉइंट देखें तो ए पॉइंट में टोक्यो ओलंपिक गेम्स कब हुए थे आपके 2020 में रिसेंटली। तो ए का थर्ड देखोगे आप सभी में। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज अ पेरिस ओलंपिक गेम्स जो कि नेक्स्ट अपकमिंग गेम्स हैं जो आपके 2024 में होंगे पेरिस के अंदर। तो बी का फोर्थ आप देखोगे थर्ड में है। चलो तो इसे हमें आइडिया लग गया कि इसका आंसर जो है 26 का वो थर्ड है, बट फिर भी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। लॉस एंजलिस कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस आपके अमेरिका के अंदर है जो कि 2028 में होंगे। नेक्स्ट है ब्रिस्बेन ओलंपिक गेम्स जो 2032 में होंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप मैच करोगे तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट। तो फाइब्रस जॉइंट ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो कि इमूवेबल जॉइंट होते हैं। वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? आपके ब्रेन के अंदर, आपका जो रेडियस और अल्ना है उसके बीच में देखने को मिलेगा, और तीसरा जो है आपका टूथ के अंदर देखने को मिलेगा। इन तीनों जगह आपको फाइब्रस जॉइंट देखने को मिलेगा। जो ब्रेन में आपका होता है उसको हम लोग स्यूचर कहते हैं। जो आपके रेडियस अल्ना जॉइंट के अंदर आपको देखने को मिलता है उसको हम लोग साइंडोस्मोसिस कहते हैं। और जो आपके टूथ में देखने को मिलता है उसको हम लोग गोम्फोसिस कहते हैं। तो ये तीन सब पार्ट होते हैं आपके फाइब्रस जॉइंट के। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि सिर्फ फ्यूचर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करो अदर ऑप्शन की, दैट इज अ साइनोकॉन्ड्रियोसिस और सिम्फोसिस, ये आपके कार्टिलिजेनियस जॉइंट है। और डायथ्रोडियल आपका डायथ्रोसिस जॉइंट है जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। ओके, तो 27 का राइट आंसर हो गया फर्स्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ 28 क्वेश्चन, और ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेट करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेट करता है और इसके अंदर ये पूछा गया है कि which of the following are the short term effects at exercise on respiratory system। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे तो उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या पड़ेगा, तो उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया है दैट इज अ रेजाइडल वॉल्यूम। रेजाइडल वॉल्यूम वो होता है कि जब आप मैक्सिमम एक्सपायरेशन करने के बाद आपके लंग्स के अंदर जो अमाउंट ऑफ एयर रहे उसको हम लोग रेजाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और वो कितना अमाउंट ऑफ एयर रहता है? वो 2.5 लीटर टू 3 लीटर के आसपास आपका होता है। तो अगर आप रिलेट करने की कोशिश करोगे शॉर्ट टर्म इफेक्ट आप रेजिडल वॉल्यूम पे, तो रेजिडल वॉल्यूम पे आपका एक्सरसाइज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे आप शॉर्ट टर्म इफेक्ट कर लो या फिर आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट कर लो, आपके रेजिडल वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अ टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ एयर आप इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो एक नॉर्मल ब्रीथ में, दैट इज अ टाइडल वॉल्यूम, जिसका रेंज कितना होता है? 500 ml आपका होता है। तो टाइडल वॉल्यूम, अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हो तो डेफिनेटली आपके टाइडल वॉल्यूम पे इंपैक्ट पड़ेगा, वो इंक्रीज होगा। व्हाई? बिकॉज ये आपका नॉर्मल रेट ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को रिलेट करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इंक्रीज। रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इंक्रीज का मतलब यह है कि जो अमाउंट ऑफ एयर आपने इनहेल किया, मतलब कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपने इनहेल किया आपके बॉडी के अंदर, और जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 आपने एक्सहेल किया, तो उसको हम लोग रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। तो जब आप कोई एक्टिविटी करोगे, जब आप कोई एक्सरसाइज करोगे, तो उसका आपको शॉर्ट टर्म इफेक्ट देखने को मिलेगा। आपका ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए सी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अगर हम डी ऑप्शन को समझने की कोशिश करें यहाँ पे, तो ये है पल्मोनरी डिफ्यूजन इंक्रीजेस। पल्मोनरी डिफ्यूजन इंक्रीजेस का मतलब ये है
कि जो आपका एल्वोलाई से, मतलब लंग के अंदर आपका एल्वोलाई होता है, और एल्वोलाई और ब्लड का जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसको हम लोग पल्मोनरी डिफ्यूजन कहते हैं। डेफिनेटली जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके पल्मोनरी डिफ्यूजन पे इफेक्ट पड़ेगा, बट ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट देखने को नहीं मिलता इसके अंदर। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटी करते हो और जो एलीट एथलीट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, तब जाके आपका पल्मोनरी डिफ्यूजन इंक्रीज होता है। तो अभी इसमें शॉर्ट टर्म पूछा गया है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या क्या हो जाएगा, बी और सी। तो बी और सी सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन 28 का आपका करेक्ट हो गया। तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम था। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट वगैरह में पूछते हैं। ये अच्छा लेवल क्वेश्चन था आपका सीयूटी के अंदर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 29 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वही सेम आपने मैच करना है। तो अगर हम देखें मैक्रोसाइकिल, मैक्रोसाइकिल क्या है भैया, आपके पीरियडाइजेशन के अंदर आता है मैक्रोसाइकिल, मीजोसाइकिल। और अगर हम बात करें ऑप्शन बी का, तो ऑप्शन बी में क्या लिखा है, लोड प्रोग्रेशन। लोड प्रोग्रेशन किससे रिलेट करता है, आपके इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन से। और बात करें हम एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ की, तो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ऐसी स्ट्रेंथ होती है जिसका आपके बॉडी वेट से कोई रिलेशन नहीं होता, उससे हमेशा ज्यादा आपको देखने को मिलता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जब कभी आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए तो जो नॉर्मल स्पीड है उससे भी तेज दौड़ने लग जाते हो, तो दैट इज अ एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। बात करो रिलेटिव स्ट्रेंथ की, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ आपका जो बॉडी वेट का रेशियो है, जो स्ट्रेंथ है, उससे रिलेट करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ए का आपका हो गया थर्ड, बी का आपका हो गया फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, फिर उसके बाद सी का हो गया फोर्थ, सी का फोर्थ, तो यहाँ पे आप, और डी का आपका सेकंड हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 29 का आंसर क्या हो गया आपका, थर्ड ऑप्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ रिलेटेड टू टूर्नामेंट्स। टूर्नामेंट्स में भी कौन सा, आपका नॉकआउट टूर्नामेंट का क्वेश्चन है, एलिमिनेशन टूर्नामेंट का क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा गया है कि कितनी नंबर ऑफ बाइस दी जाएगी अगर 21 टीम जो है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करती है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। तो आप यहाँ पे रिलेट करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32। तो 32 माइनस 21 आपका आ जाएगा माइनस 11। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30 का। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नॉर्मली अगर आप अपना ब्रेन यूज करोगे, माइंड यूज करोगे, तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हो। एडजेशन रीजन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे उसको समझने की कोशिश करना। एडजेशन में क्या बोला गया है, अ मैनेजर इन अ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन कैन गो बाय मेनी टाइटल्स लाइक एथलेटिक मैनेजर। कि एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर को बहुत सारी टाइटल मिल सकती है। अगर एथलेटिक मैनेजर है, एथलेटिक डायरेक्टर का टाइटल मिल सकता है, स्पोर्ट्स डायरेक्टर का मिल सकता है, और क्लब मैनेजर का मिल सकता है। बिल्कुल एडजेशन बिल्कुल सही बोला गया है। वाई, बिकॉज एवरी रीजन बोला गया, एवरी स्पोर्ट्स मैनेजर शुड हैव इनफ नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स। तो डेफिनेटली अगर स्पोर्ट्स का मैनेजर है तो उसको स्पोर्ट्स की नॉलेज होना चाहिए, और वो डिजायरेबल होना चाहिए किसी स्पोर्ट्स में कुछ लेवल तक खेला हुआ। तो डेफिनेटली रीजन भी दिया गया सही, और इसका आपका रिलेशन भी रिलेट कर रहा है ये। तो इसलिए इसका जो 31 का राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब एडजेशन रीजन दोनों ट्रू है, और जो रीजन है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो 31 का एक आंसर आपका राइट है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट रिलेट्स टू योर ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसके अंदर ये बोला गया है, द लर्निंग डोमेन कंसर्न्ड with the acquisition of knowledge and its application is referred as। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या बोला गया है कि जब आप नॉलेज को एक्वायर्ड करते हो, नॉलेज को एक्वायर्ड करने के बाद उसको जब आप अप्लाई करोगे तो वो किस में रेफर किया जाएगा, तो वो आपके साइकोमोटर डोमेन के अंदर रेफर किया जाता है। देखो ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला कॉग्निटिव पार्ट जो कि फर्स्ट स्टेज है, सेकंड वन इज अफेक्टिव डोमेन, और थर्ड वन इज अ साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में हम लोग फोकस करते हैं लर्निंग पे, मतलब कि रोट लर्निंग पे फोकस करते हैं हम लोग यहाँ पे चीजों को क्या करते हैं, याद करते हैं, चीजों को क्या करते हैं, याद करते हैं, और उससे अपना इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप करते हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यहाँ से हम लोग डेवलप करते हैं। गॉट इट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे, नेक्स्ट ऑप्शन देखोगे, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन के अंदर जो कोई चिल्ड्रन होता है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने वैल्यूज के हिसाब से चीजों को सीखता है। और जो साइकोमोटर डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन क्या है, आपका जो भी आपने
लर्निंग एक्वायर किया है उसको इंप्लीमेंट करना आपका साइकोमोटर डोमेन के अंदर आता है। जो आपकी स्किल्स हो गई, जो आपने सीखी है उसको अप्लाई करना, ठीक है, जो आपने नॉलेज ग्रैब किया है उसको एक्वायर करना, तो ये आपके साइकोमोटर डोमेन के अंदर आता है। अगर बात करोगे कॉग्निटिव डोमेन की, तो ये भी फिर फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइड है। साइकोमोटर डोमेन भी आपका 5 पार्ट में डिवाइड है और अफेक्टिव डोमेन भी आपका 5 पार्ट में डिवाइड है। तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हो, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ये भी आपका टूर्नामेंट से क्वेश्चन है। देखो टूर्नामेंट से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए इसके अंदर। इसके अंदर हमें क्या बताना है कि आपको टोटल नंबर ऑफ मैचेस टू बी प्लेड इन वेरियस टाइप ऑफ टूर्नामेंट, अरेंज द स्टेटमेंट असेंडिंग ऑर्डर, कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं मैचेस को। तो उसके अंदर सबसे पहले सबसे कम मैचेस किस में होंगे? जो टूर्नामेंट आपके नॉकआउट टूर्नामेंट होंगे या एलिमिनेशन टूर्नामेंट होंगे उसके अंदर सबसे कम मैचेस देखने को मिलेंगे आपको। तो देखो इसके अंदर नॉकआउट टूर्नामेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देखोगे 11 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो एब्सोल्युटली करेक्ट, सबसे पहले आपका ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखोगे आप, तो इसके अंदर 13 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है एलिमिनेशन टूर्नामेंट में। तो बी के बाद आपका डी हो गया, बी के बाद डी हो गया। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे कि 7 टीम जो पार्टिसिपेट कर रही है वो लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट में कर रही है। तो लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है कि अगर आपके ज्यादा टीम है तो उसको 4 ग्रुप में आप डिवाइड कर दो, तीन मतलब कि एक छोटे छोटे लीग्स में बना दो उसको, जैसे 1 2 3 4 यहाँ ग्रुप बना दिया आपने हर एक इसके अंदर। और फिर इसके बाद यहाँ से एक टीम मंगा लो, यहाँ से एक टीम मंगा लो, यहाँ से एक, यहाँ से एक, फिर इनका इससे मैच करवा दो, यहाँ से आप लोग फिर नॉकआउट टूर्नामेंट करवाना स्टार्ट कर देते हो। तो इसको हम लोग लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट बोलते हैं। तो ये हो गया बी डी ई। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे एक टीम जो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट खेलेगी, ठीक है, ये आ जाएगा, ए आपका ऑप्शन आ जाएगा। और लास्ट में आप लोग देखोगे 11 टीम आपका लीग टूर्नामेंट में खेले, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस होंगे। तो इसके हिसाब से 33 का राइट आंसर आपका बी हो गया। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका इजी है, बहुत इजी है, हिंदी में दिया हुआ यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक व्यवस्था खेलों के द्वारा सामाजिकरण प्रक्रिया का अभिन्न अंग नहीं है? तो इसके अंदर पहला ऑप्शन क्या रहेगा? भूमिका अदा करना। सेकंड स्वयं की छवि। थर्ड धर्म। देखो यहाँ पे धर्म का आपके स्पोर्ट्स वगैरह से कोई मतलब कि लेना देना नहीं है। प्रतियोगिता व सहयोग, इसका होगा, इसका होगा, इसका भी होगा। धर्म का कोई रिलेशन नहीं है। धर्म का स्पेशली अगर आप आईओसी का ओलंपिक चार्टर देख लो, उसके अंदर भी लिखा हुआ है रिलीजन, कास्ट, कलर, इन सबको बेसिकली मानती नहीं है आईओसी। तो चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या बोला गया है कि एक ऐसा टाइप ऑफ लीडर जो क्या करता है, अपने ग्रुप को कोई टास्क दे देता है और टास्क देने के बाद बोलता है कि भैया इसको खुद करो, इसके अंदर मेरा इंटरफेरेंस नहीं होगा, मतलब कि मैं कोई इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, आपको मैंने टास्क दे दिया है, आपने खुद करना है। तो इस टाइप का लीडर कौन होता है? तो इस टाइप का लीडर आपका लेजर फायर लीडर होता है। ये क्या करता है, कोई टास्क ग्रुप को दे देगा और ग्रुप को बोलेगा इसको अपने आप हैंडल करो, अपने आप सॉल्व करो इसको। तो वैसे लीडर को हम लोग लेजर फायर लीडर कहते हैं। अथॉरिटी लीडर मतलब कि एक पर्सन के हाथ में पूरी लीडरशिप होती है, सारी चीज एक पर्सन के हाथ में होता है, इसको हम लोग मोनोलिथनिक भी कहते हैं, इसको हम लोग मोनोलिथनिक भी कहते हैं। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ डेमोक्रेटिक। आपको पता है डेमोक्रेटिक लीडर क्या होते हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। नेक्स्ट वन इज अ इंपल्सिव लीडर। इंपल्सिव लीडर ऐसे लीडर होते हैं कि जो इनकंसिस्टेंट होते हैं, इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस टाइप ऑफ के लीडर आप इंपल्सिव लीडर को कह सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, जो आपका बॉक्सिंग से रिलेट करता है। और इसके अंदर क्या पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ राउंड्स फॉर वुमेन इन एन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर वुमेन के कितने ड्यूरेशन और कितने राउंड होंगे? तो वुमेन के आपके इसके अंदर 4 राउंड्स और 2 मिनट के ड्यूरेशन में होंगे, और 1 मिनट का इसके अंदर आपको रेस्ट दिया जाता है, 1 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। बाकी अगर हम बात करें मेन का इंटरनेशनल लेवल पे, तो मेन का आपका 3 राउंड होता है 3 मिनट्स का, और इसके अंदर भी आपको 1 मिनट का रेस्ट दिया जाता है, ओके, हर एक राउंड के बाद। चलो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 37 जो क्वेश्चन आपका रिलेट करता है वो अजर्शन रीजन का है, और ये आपका एक तरीके से कह सकते हो कि स्पोर्ट्स रीडिंग से रिलेट करेगा। इसके अंदर क्या बोला है, इन एंड द आर्म कर्ल,
कि जब आप आर्म कर्ल की एक्सरसाइज करते हो, मान लो ये आप आर्म कर्ल की एक्सरसाइज कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे रिस्ट है, तो द रिस्ट इज हेल्ड इन अ फिक्स्ड पोजीशन, तो आपका रिस्ट क्या है, फिक्स्ड पोजीशन में, करेक्ट बोला गया अभी तक। टू कीप इट इन लाइन विद फोर आर्म, फोर आर्म के लाइन के साथ, ये भी करेक्ट बोला है। एज द एल्बो फ्लेक्सिस एंड एक्सटेंडेड, ताकि एल्बो आपका फ्लेक्शन कर सके और एक्सटेंशन कर सके, ठीक है, यही बात करेक्ट बोला है, बिल्कुल अजेशन तो बिल्कुल 100% करेक्ट है। आ जाओ रीजन पे, क्या बोला है, द रिस्ट फ्लेक्सर एंड एक्सटेंशन आर कॉन्ट्रैक्टेड आइसोमेट्रिकली टू कीप द रिस्ट फिक्स्ड, बिल्कुल करेक्ट बोला है कि जो आपके रिस्ट के फ्लेक्सर और एक्सटेंशन है वो आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका वेट होगा। और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आपके मसल के ऊपर मसल टोन तो होता है, मतलब कि उसके ऊपर वेट तो होगा आपका, मसल टोन तो होगा, बट मूवमेंट नहीं होगी कोई आपके मसल की, ठीक है, मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, मसल टेंशन होगी बट मूवमेंट नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है आपका, जो आपके रिस्ट के फ्लेक्सर एक्सटेंशन है कॉन्ट्रैक्टेड है यहाँ पे और आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्टेड है, तो रीजन भी ठीक है। और इन दोनों का जो है आपका रिलेशन भी करेक्ट है, इसी से रिलेट कर रहा है आपका, तो अजेशन रीजन दोनों करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो 37 का ए आपका राइट आंसर हो गया। चलो आज कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 38, तो 38 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके हिस्ट्री से रिलेट करता है ये। तो सबसे पहला क्या बोला है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ था, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1984 में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ था, 1984 में। बात करूं YMCA की, दैट इज अ यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, तो ये आपका 1920 में फॉर्म हुआ था। बात करें अगर NSNIS की, तो ये आपका 1961 में फॉर्म हुआ था और LNIP जो है आपका 1957 में फॉर्म हुआ था। तो अगर आप देखो ए का कौन सा है, ए का थर्ड है, ए का थर्ड है तो बिल्कुल सेकंड इसको आप रिलेट कर सकते हो। फिर उसके बाद बी का आपका YMCA फोर्थ, बी ये देखो ए का थर्ड यहाँ पे भी है तो बी का फोर्थ हो गया। फिर इसके बाद आपका NSNIS यहाँ देखोगे तो वो आपका 1960, सी का सेकंड इसके अंदर है और डी का आपका फर्स्ट इसके अंदर है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो गया आपका, फोर्थ हो गया। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है आपको कि आपका ऐसा इवेल्युएशन प्रोसेस जो कि आपके ट्रेनिंग के बाद, कोर्स के बाद और सेमेस्टर के बाद में होता है, एट द एंड होता है ईयर के, तो वैसे इवेल्युएशन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वैसे इवेल्युएशन प्रोसेस को हम लोग समेटिव इवेल्युएशन करते हैं, जो आपके ट्रेनिंग, कोर्स, सेमेस्टर के बाद में होता है। बात करूं यहाँ पे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की, तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो है आपका ऑन गोइंग प्रोसेस है। मान लो जैसे मैं आपको क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ और क्लास के अंदर पढ़ा के मैं आपसे बीच में कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे फिर मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा अच्छा नहीं है, तो इस टाइप का इवेल्युएशन आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंदर आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जो है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेट करता है और इसके अंदर क्या बोला गया है कि which section of research proposal provides background information and a critic of previous research done on topic, तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई रिसर्च हुई है तो उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और एक क्या कहते हैं आपको क्रिटिक नॉलेज जो है वो कौन में से कौन से ऑप्शन से आपको देखने को मिलेगा। तो दैट इज अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या करते हो कि जो प्रीवियस रिसर्चेज हो रखी है आप उसको अच्छे से उस लिटरेचर को रिव्यू करते हो, उस लिटरेचर को आप लोग पढ़ते हो, ओके, तो उसको हम लोग लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं। तो 40 का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर आपका ये सॉरी ऊपर चला गया, 41 क्वेश्चन भी आपका रिसर्च मैथोडोलॉजी से रिलेट करता है। तो इसके अंदर क्या बोला गया है कि अरेंज द फॉलोइंग एक्शन इन्वॉल्व इन द राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, तो हमें सीक्वेंस में रिसर्च के ऑर्डर को लगाना है। तो सबसे पहले जब भी आप रिसर्च करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई टॉपिक ढूंढना पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम के बाद आप क्या करोगे, आप लिटरेचर को रिव्यू करोगे कि जो भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पहले रिसर्चेस हो रखी हैं तो उसको रिव्यू करोगे, उसको पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप हो गया आपका। फिर उसके बाद आप लोग क्या देखोगे कि
एक टेंटेटिव गेस बनाओगे कि मेरा जो प्रॉब्लम है तो इससे इस तरीके की अगर मैं अप्रोच रखूंगा तो शायद से ये करेक्ट होगा। तो आप लोग हाइपोथेसिस डेवलप करते हो, एक इंटेलेक्चुअल गेस बनाते हो, उसके लिए एक सोचते हो, उसके बारे में एक अपना जनरल आइडिया लगाते हो। तो इसको हम लोग डिजाइनिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट बोला है कौन सा रहेगा, इसके बाद आप ना डाटा कलेक्ट करोगे, डाटा कलेक्शन करोगे, ये फोर्थ स्टेप आपका, ये थर्ड स्टेप था आपका। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप में जो आपने डाटा कलेक्ट किया उसको एनालाइज करोगे। तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा CACADBE। तो 41 का आपका सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 42 बहुत इजी क्वेश्चन है आपका एक्सिस एंड प्लेन से। इसमें पूछा गया है कि सरफेस डिवाइडिंग बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट, तो आपके बॉडी को लेफ्ट और राइट में कौन सा सरफेस डिवाइड करता है। तो वो सरफेस है आपका सजाइटल प्लेन, मतलब कि सजाइटल प्लेन आपके बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है, लेफ्ट और राइट में आपके बॉडी को सजाइटल प्लेन डिवाइड करता है। बात करूं मैं अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन की, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन आपके बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करता है, बीचों बीच इस तरीके से काटता है आपको, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ट्रांसवर्स प्लेन को ही हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को ही हम लोग ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। बात करें फ्रंटल प्लेन की, तो फ्रंटल प्लेन आपके बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है। कहां पे? एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है आपके बॉडी को। तो ये आपका एक्सिस एंड प्लेन्स के क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 43, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले नहीं देखेंगे आपने। तो अ टूल मेजरमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा इज रेफर्ड एज, तो ऐसा टूल जो आपका डाटा कलेक्शन के टाइम पे उसको मेजर करने के लिए यूज करते हो, तो उसको किस चीज से आप रेफर करोगे यहाँ पे? मेजरमेंट से, टेस्ट से, या इवेल्युएशन या स्टैंडर्ड से? तो स्टैंडर्ड तो बिल्कुल नहीं हो सकता आपका, इवेल्युएशन भी यहाँ पे आपका अभी डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो इवेल्युएशन से भी कोई रिलेशन नहीं है आपका, टेस्ट भी एक ब्रॉड टर्म हो गया, टेस्ट से भी रिलेट नहीं करता, ये आपके मेजरमेंट से रिलेट करता है। देखो अगर आपके पास स्पेसिफिकली डाटा कलेक्शन टूल बता देते कि या सर्वे है, या फिर आपके पास कह सकते हो कि क्वेश्चनर है कोई, या फिर आपको कोई जैसे कि कोई टूल और दे दिया, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए वेइंग मशीन हो गया, तो ये सब क्या है? डाटा कलेक्शन टूल है आपके, बट ये आपको ऑप्शन में दे नहीं रखे, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजरमेंट हो जाएगा। 43 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, आप लोगों ने 4 सुना होगा, गलत सुना होगा, थोड़ा सा आप लोगों को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला है? क्वाड्रिसेप्स मसल जो है आपकी कितने ओरिजिन्स और हेड से कंजिस्ट है, कितने ओरिजिन और हेड से कंजिस्ट है? तो क्वाड्रिसेप्स मसल में आपके 4 मसल्स होती हैं। कितनी मसल्स होती हैं? 4 मसल्स होती हैं आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स में। इसमें से एक मसल होती है आपकी रेक्टस फीमोरिस, एक मसल आपकी रेक्टस फीमोरिस, और 3 मसल जो होती हैं आपकी वो वास्टाई ग्रुप से रिलेट करती है। वास्टाई ग्रुप से रिलेट करती है कौन कौन सी? वास्टाई मीडियालिस, नेक्स्ट है आपका वास्टाई इंटरमीडियालिस, वास्टाई इंटरमीडियालिस, और जो थर्ड ग्रुप ऑफ मसल्स है आपका क्वाड्रिसेप्स मसल का, दैट इज अ वास्टाई लेटरल, वास्टाई लेटरल। तो 4 मसल है, उनका ओरिजिन और हेड जो है वो अलग अलग है, तो इसलिए इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो आप, तो जैसे कि मसल कहां कहां प्लेस्ड है आपकी, तो जो वास्टियाई मीडियालिसिस है वो आपके मिड लाइन के क्लोज होगा। इस वर्ड का मतलब ही होता है कि आपके मिड लाइन से क्लोज। तो वास्टियाई मीडियालिसिस आपका इनर वाला पार्ट, ठीक है, मसल में। फिर उसके बाद इंटरमीडियालिसिस, इंटरमीडियालिसिस मतलब कि जो आपका मीडियालिसिस है और लेटरल है उसके बीच वाला। तो ये जो आप सामने मसल देखते हो ना अपने क्वाड्रिसेप्स का, तो दैट इज अ वास्टाई इंटरमीडियालिसिस। और लेटरल जो आपके साइड वाला मिड लाइन से दूर है, तो ये आपका लास्ट वाला पार्ट होता है मसल का। तो आप लोगों ने समझ के सॉल्व करना है, रटना नहीं है चीजों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 45 में क्या बोला है? सोडियम पोटेशियम क्लोरीन जो है कलेक्टिवली कौन से टर्म को डिटरमाइन करता है? तो भैया वो इलेक्ट्रोलाइट को डिटरमाइन करता है। क्यों? क्योंकि सोडियम पोटेशियम क्लोरीन के अंदर ना इलेक्ट्रिकल चार्जेस होती हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस होती हैं जो आपके बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकली फंक्शन को मेंटेन करती है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को क्या करती है? मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन करती है? आपका नर्व ट्रांसमिशन हो गया,
फिर उसके बाद आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया इसमें, और फ्लूइड बैलेंस में आपको हेल्प करता है ये, ठीक है। तो ये आपका इसका 45 का राइट आंसर इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। विटामिन हो नहीं सकता, ट्राइग्लिसराइड आपका फैट हो गया, ये भी नहीं हो सकता, तो ये चीज है 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 जो कि एजेशन रीजन का है, सेम आपका रिसर्च का है। तो इसके अंदर क्या बोला है 46 के अंदर, टाइप 1 एरर जो है आपका, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। चलो स्टेटमेंट 2 को अब स्टडी करते हैं। स्टेटमेंट 2 में क्या बोला गया है आपका कि टाइप 2 एरर, एक्सेप्टेंस ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। भैया ये तो गलत है, गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है आपका, ठीक है। तो इसमें देखना है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो 46 का फिर आपका 3 राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं आपके 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 भी आपका एजेशन रीजन का क्वेश्चन है, और ये भी आपका कॉग्निटिव डोमेन से रिलेट कर रहा है, जो हम लोगों ने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा था उसी को कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में डालने की कोशिश की गई है। यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डोमेन के अंदर या उसके अकॉर्डिंग, रिमेंबरिंग इज द एबिलिटी टू रिकॉल एंड रिट्राइव रिलेवेंट नॉलेज फ्रॉम मेमोरी। बिल्कुल करेक्ट, 100% करेक्ट बात है। कॉग्निटिव डोमेन में हम लोग क्या करते हैं, चीजों को याद करते हैं, रटते हैं, और इसकी वजह से हम क्या होता है, हमारा जो एक तरीके से इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो डेवलप होती है हमारे अंदर। करेक्ट बात लिखी है। कॉग्निटिव डोमेन में हम रिमेंबर करते हैं, रिकॉल करते हैं जो भी हमारे रिलेवेंट नॉलेज अपने मेमोरी से, 100% कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर स्टेटमेंट 2 में क्या बोला गया है, एबिलिटी ऑफ एन एथलीट टू मेंशन बेसिक स्किल ऑफ स्पोर्ट्स और स्टूडेंट्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ फिटनेस इज रिफ्लेक्शन ऑफ अप्लाइंग। ठीक है, इसमें 2 चीज लिखी गई है। पहले क्या लिखा गया, यहां से यहां तक पढ़ो, पहले यहां से यहां तक पढ़ो। यहां तक क्या बोला है, एबिलिटी ऑफ एथलीट टू मेंशन बेसिक स्किल्स ऑफ स्पोर्ट्स, बिल्कुल करेक्ट बात लिखी है। फिर क्या बोला है, स्टूडेंट एबिलिटी टू आइडेंटिफाई हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑफ फिटनेस इज रिफ्लेक्शन ऑफ अप्लाइंग। तो ये भी स्टेटमेंट 2 भी आपका करेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, तो इसका बोथ स्टेटमेंट 1 और 2, तो इसका 47 का आपका ए हो जाएगा आंसर। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ 48 क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपका यहाँ पे, अच्छा बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका। इसमें बोला गया है कि ड्यूरिंग मैच खेलते टाइम पे ग्राउंड पे कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट रहने चाहिए। तो अगर हम बात करें कबड्डी का, तो कबड्डी के अंदर 7 प्लेयर्स रहने चाहिए आपके, बास्केटबॉल के अंदर 5 प्लेयर रहने चाहिए, फुटबॉल के अंदर 11 प्लेयर रहने चाहिए, खो खो के अंदर 9 प्लेयर होने चाहिए, वॉलीबॉल के अंदर 6 प्लेयर होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, बास्केटबॉल मतलब बी, तो ये आ गया आपका 20 ए और बी के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद 5 के बाद 6 ई, तो ये देखो सेकंड आंसर इसमें हो गया बी ई ए डी सी, एब्सोल्युटली करेक्ट, बी ई ए डी सी, ठीक है। फुटबॉल लास्ट में है आपका, 48 का आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो 49 में क्या बोला गया है, विन एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पे जीतना है। इस टाइप की फिलॉसफी कौन से बिहेवियर को प्रमोट करती है, तो ये आपका कमिटमेंट टाइप ऑफ बिहेवियर को प्रमोट करती है। 49 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 भी आपका रिसर्च का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या पूछा गया है, इन रिसर्च पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिसर्च इज मैनिपुलेटिंग इज रेफर्ड एज। तो कौन सा ऐसा पार्ट है आपका रिसर्च का, एक्सपेरिमेंट के अंदर, एक्सपेरिमेंट रिसर्च के अंदर, जिसको आप लोग मैनिपुलेट करते हो। तो आप लोग हमेशा मैनिपुलेट किसको करते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, और इफेक्ट किस पे देखते हो आप लोग, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट देखते हो। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा 50 का राइट आंसर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 50 के बाद आप लोग आ जाओ 51 के ऊपर। यही बहुत इजी क्वेश्चन है, रिलेट करना है हम लोगों ने, कौन सा टर्मोलॉजी किससे रिलेट करता है। तो जूडो आपका इससे सेकंड से रिलेट करेगा, बास्केटबॉल आपका 3 पॉइंट से रिलेट करेगा, कबड्डी आपका लोना से रिलेट करेगा, और टेनिस आपका एस से रिलेट करेगा। तो वैसे टेनिस के अंदर एस क्या होता है कि कोई अगर सर्वर है, उसने सर्विस की और दूसरा प्लेयर जो है उसको टच भी नहीं कर पाता, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस। लोना क्या होता है कि जब कबड्डी के अंदर पूरी टीम आउट जाती है तो उस टीम को 2 पॉइंट मिलता है, ठीक है। जो टीम आउट करती है उसको क्या पॉइंट मिलता है, 2 पॉइंट मिलता है। बास्केटबॉल के अंदर आपको 3 पॉइंट मिलता है, और जूडो के अंदर आपका मैट रिलेट करता है। तो उसके अगर हम राइट आंसर देखें
तो ए का सेकंड 2 में है, बी का फोर्थ इसमें, तो ये सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो गया इसके अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर हो गया नेक्स्ट आपका 52 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर्ड व्हेन इंडिविजुअलाइजिंग प्री कंपटीशन मील प्लान। तो प्री कंपटीशन मील प्लान पे कौन कौन से फैक्टर्स को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले एथलीट्स फूड प्रेफरेंस, डेफिनेटली जो एथलीट का फूड प्रेफरेंस होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस्ट ऑफ फूड मैटर नहीं करेगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद चॉइस ऑफ कंपटीशन ऑर्गेनाइजर के हिसाब से हम लोग अपना खाने को चॉइस नहीं रखेंगे, वो तो भाई कुछ भी खिला देगा जो ऑर्गेनाइजर है। फिर नेक्स्ट है आपका डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फूड, कि फूड की डाइजेस्टिबिलिटी कैसी है, डेफिनेटली इसको हम लोग, इस फैक्टर को हम लोग कंसिडर करेंगे। ई में क्या बोला, प्री कंपटीशन मील टाइमिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट, जो हमारा कंपटीशन से पहले मील टाइमिंग है उसको, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे मील प्लानिंग के लिए। तो इसका आंसर एडी किस में है, सेकंड में है, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर। 53 क्वेश्चन जो है आपका वो रिलेट करता है, एक मिनट, ये रहा 53 क्वेश्चन। हाँ, 53 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वेन एवर टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं तो किस टाइप का फोर्स जनरेट होता है। तो आपका इंपैक्ट फोर्स जनरेट हो जाता है जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलैप्स होते हैं, मतलब कि टकराते हैं। अगर बात करूं मैं पैरेलल फोर्स की, तो पैरेलल फोर्स कोई होती नहीं है। देखो पैरेलल फोर्स कुछ होती नहीं है, ये पैरेलल मतलब क्या होती है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, मतलब दोनों बराबर चल रही है, तो ये क्या होता है, पैरेलल होता है। तो इस टाइप की फोर्स कुछ होती नहीं, तो ये गलत हो गया। रिएक्शन फोर्स की बात करूं तो रिएक्शन फोर्स आपका रिलेट करता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ से। इसके अंदर क्या होता है आपका थर्ड लॉ में आपको पता ही है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो भी आप एक्शन करते हो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप जितना अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ बॉल को हिट करोगे वॉल पे, उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ वो बॉल वापस भी आएगा। तो ये रिएक्शन फोर्स के अंदर होता है। बियोंसी फोर्स होता है आपका ऐसा फोर्स जिसको हम लोग अपवर्ड फोर्स भी कहते हैं। जैसे वाटर, आप बकेट ले लो कोई, और बकेट के अंदर वाटर है, ठीक है, और अगर आप इसके अंदर खाली बॉटल को डालने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। वाई, बिकॉज नीचे से एक प्रेशर जो है आपका, एक फोर्स जो है उसको ऊपर ढकेलने की कोशिश करता है। ओके, तो इस टाइप की फोर्स को हम लोग बियोंसी फोर्स कहते हैं। तो 43 भी हो गया आपका। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, बहुत इजी क्वेश्चन। लिपिड को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो भैया लिपिड को हम लोग फैट बोल सकते हैं, और ट्राइग्लिसराइड हम बोल सकते हैं, इसको फैटी एसिड्स बोल सकते हैं हम लोग। गॉट इट। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है आपका ग्लूकोज में, प्रोटीन आपका अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। और बात करूं मैं विटामिन की, तो विटामिन आपकी दो तरीके की होती है, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल के अंदर आपका हो गया EDE, और वाटर सोल्यूबल के अंदर हो गया आपका विटामिन P कॉम्प्लेक्स और विटामिन C, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया विटामिन से रिलेट कर, मतलब 54 का राइट आंसर आपका सेकंड हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 54 के बाद 55, इसके अंदर बोला गया है कि आपके नी जॉइंट पे कौन कौन से मूवमेंट होंगे। तो नी जॉइंट कौन सा जॉइंट है भैया, हिंज जॉइंट है। नी जॉइंट कौन सा, हिंज जॉइंट है। और हिंज जॉइंट में सिर्फ दो ही मूवमेंट होती है, कौन कौन सी, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, सी और ए किसमें है आपका, ए और सी, मतलब कि फर्स्ट में। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया। बात करूं मैं एबडक्शन और एडक्शन की, तो एडक्शन मतलब कि जो आपके मिड लाइन के क्लोज आए, और एबडक्शन मतलब जो आपके मिड लाइन से दूर जाए, सरकमडक्शन, ठीक है। ये तीनों, ये सब मूवमेंट किसमें होंगी, आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में होंगी, एबडक्शन, एडक्शन, और सरकमडक्शन भी आपका जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 एडजेसेंट रीजनल क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या बोला गया है आपका, कहीं ना कहीं यहाँ इस क्वेश्चन में भी आपका नॉलेज चेक करने की कोशिश की गई है। इसके अंदर क्या बोला गया है, रीडिंग टेकन विद अ टेस्ट, की रीडिंग को एज अ टेस्ट माना गया है टू डिटरमाइन क्वांटिटी इज नॉन एज मेजरमेंट, या का रीडिंग करने का क्या क्वांटिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए, डिटरमाइन करके आप मेजरमेंट उसको कर रहे हो, ठीक है। रीडिंग को बेसिकली यहाँ पे मेजर किया गया है कि किस तरीके का आप रीडिंग कर रहे हो, तो इसको मेजर कर रहे हैं वो। फिर इसके बाद क्या बोला गया है, कंपेयरिंग द मेजरमेंट विद अदर स्टैंडर्ड जजमेंट इज नॉन एज इवेल्युएशन, ठीक है। एब्सोल्युटली करेक्ट बात बोली गई है कि मान लो कोई फिक्स्ड नॉर्म, स्टैंडर्ड नॉर्म है,
अब उससे आप रिलेट कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल लेने की बताऊं, जैसे बीएमआई का एक फिक्स नॉर्म है कि आप 18.5 से लेके 24.9 के रेंज में हो तो आप हेल्दी वेट के अंदर आते हो। और मान लो किसी का वेट है, मेरा ही बीएमआई है दैट इज मान लो 19.5 है, तो मेरा ये टेस्ट हुआ, मैंने अपने वेट को और हाइट को, बेसिकली वेट को मैंने केजी में रखा, हाइट को यहाँ पे स्क्वायर में रखा, फिर मेरा ये आंसर आ गया 19.5। मैंने टेस्ट देके ये निकाला, ये मेरा आ गया मेजरमेंट। अब इसको मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इसको एक स्टैंडर्ड नॉर्म से मेजर कर रहा हूँ, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको इवेल्युएशन बोलूंगा, इसको मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ। और मैं इवेल्युएशन करके क्या पता चला मुझे कि भैया मैं हेल्दी रेंज के अंदर आता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 57, इसका आंसर 56 का आपका ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज रिलेट कर रही हैं आपकी, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। 57 का क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 57 क्वेश्चन ऊपर की तरफ चला गया। 57 में क्या बोला है कि नेचुरलिज्म को किसने दिया है, तो बहुत इजी क्वेश्चन, नेचुरलिज्म को आपका रोज्जू ने दिया है। बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो ने आपका आइडियलिज्म दिया है, प्लेटो ने आपका आइडियलिज्म दिया है। बात करूं एरिस्टोटल की, तो एरिस्टोटल ने रियलिज्म दिया है। और बात करें अगर पैब्लो की, इवान पैब्लो की, इवान पैब्लो ने आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिया है। ठीक है, दो होती है आपकी, एक क्लासिकल थ्योरी होती है और एक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी होती है। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो आपका किसने दिया है, इवान पैब्लो ने, और क्लासिकल थ्योरी आपका एरिस्टोटल ने दिया है। गॉट इट। तो 57 का राइट आंसर हमने पता चल गया कि रोजी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 57 के बाद 58 पे आओ। 58 में क्या बोला है, इन अ फुटबॉल अ डैश इज अवॉर्डेड टू अ डिफेंडिंग टीम, द अपोजिंग टीम कॉजेज द बॉल टू गो ओवर द गोल लाइन। तो क्या बोला है कि जब कोई अपोजिंग टीम गोल लाइन से बाहर बॉल को हिट कर दे तो डिफेंडिंग टीम को क्या चीज अवॉर्ड होगा, क्या चीज मिलेगा। तो देखो यह समझने की कोशिश करो। मान लो ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन है, तो इस वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गोल लाइन। ये गोल लाइन हो गई आपकी, ये गोल लाइन हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पे जो हो गया आपका, ये हो गया गोल एरिया, पहला जो होता है गोल एरिया, फिर इसके बाद वाला जो दूसरा होता है वो होता है पेनल्टी एरिया। तो जैसे मान लो ये डिफेंडिंग टीम है, यहाँ पे कोई के डिफेंडिंग टीम है, सॉरी के इधर डिफेंडिंग, आर यहाँ पे समझ लो डिफेंडिंग टीम है, के कौन सी अपोजिंग टीम है। अब के जो है बॉल को हिट करेगी और बॉल हिट करने के बाद बाहर चली गई, तो अब ये बॉल किसको होगा, ये बॉल किसको मिलेगा, ये डिफेंडिंग टीम को मिलेगा, आर को मिलेगा। और आर को कहां मिलेगा, गोल किक में मिलेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड गोल किक। कॉर्नर किक की अगर बात करता तो यहाँ पे अब उल्टा हो जाता, यहाँ पे अगर आर बॉल को हिट करता इधर की तरफ, आर हिट करता अपने पाले में इधर की तरफ, तब क्या होता, तब दूसरे टीम को क्या मिल जाता, कॉर्नर किक मिल जाता। थ्रो इन आपको पता ही है, ये वाली लाइन से अगर बॉल को बाहर मारा तो अपोजिट टीम को क्या कहते हैं, थ्रो इन मिल जाता है। और पेनल्टी किक क्या होता है, अगर आप फाउल करते हो तब जाके पेनल्टी किक मिलता है। तो 58 का सेकंड आंसर हो गया, सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 59। 59 में क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सर्किट ट्रेनिंग में बी यूज्ड फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ एनाटॉमिकल एडेप्टेशन फेज। तो क्या बोला है कि जो आपका फर्स्ट वीक ऑफ एडेप्टेशन, एनाटॉमिकल एडेप्टेशन फेज है, वहां पे सर्किट ट्रेनिंग यूज करना चाहिए। तो भैया फर्स्ट वीक ऑफ एनाटॉमिकल फेज में आप सर्किट ट्रेनिंग यूज नहीं करोगे। वाई, बिकॉज जो सर्किट ट्रेनिंग होता है इसके अंदर आपका हार्ट रेट जो है वो काफी एलिवेटेड रहता है, हार्ट रेट को आप एलिवेट करके रखते हो। और स्टार्टिंग फेज में आप ऐसी एक्टिविटी सजेस्ट नहीं करोगे जिससे आपका हार्ट रेट ज्यादा एलिवेट हो। गॉट इट। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया आपका। तो सेकंड, अगर स्टेटमेंट 2 को अगर आप देखने की कोशिश करो, स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है, एक्सरसाइज ड्यूरिंग दिस फेज, मतलब कि एक्सरसाइज कब, फर्स्ट वीक ऑफ एनाटॉमिकल एडेप्टेशन फेज में मस्ट बी सेलेक्टेड बाय इन्वॉल्विंग मोस्ट मसल ग्रुप। तो आप इसमें ना मसल ग्रुप को भी टारगेट नहीं करोगे, बिकॉज स्टार्टिंग के अंदर आप किन चीजों पे फोकस करते हो, स्टार्टिंग के अंदर आप किसी को अगर तैयार कर रहे हो तो आप उसको रिक्रिएशनल एक्टिविटी करवाओगे, उसका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, फिर उसको फ्री प्ले करवाओगे, या जो भी गेम में उसको इंटरेस्ट है कोई ऐसी गेम उसको खिलवाओगे ताकि उसका जो बेसिक एबिलिटीज है, जो बेसिक मोटर एबिलिटीज है, उसकी मोटर क्वालिटीज है, वो डेवलप हो सके।
तो यहाँ पे इसलिए आप लोग देखो दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, मतलब कि सेकंड इसका राइट आंसर हो गया 59 का। चलो 59 के बाद अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। यहाँ पे 60 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट आर फिजियोलॉजिकली इक्वल, एब्सोल्युटली करेक्ट, कि जो अभी आपके कार्बोहाइड्रेट है वो इक्वली फिजियोलॉजिकली इक्वली नहीं होते, ठीक है, हर एक के अंदर वेरिएशन होता है। जो जो आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करोगे, फ्रूट कंज्यूम कर रहे हो तो उसका अलग है, ठीक है, राइस कंज्यूम कर रहे हो तो उसका अलग है। इसलिए digestion rate of different carbohydrate sources possibly explain link between carbohydrate diabetes and excess body fat। तो जो भी आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हो, जो उसका डाइजेशन रेट है वो आपका लिंक करेगा डायबिटीज और एक्सेस बॉडी फैट में। तो बिल्कुल करेक्ट बात लिखी गई है इसके अंदर, एजेशन बिल्कुल 100% करेक्ट लिखा गया है। अब रीजन देखते हैं, रीजन में क्या बोला है, फूड कंटेनिंग डाइटरी फाइबर्स। तो जो आप फूड कंज्यूम कर रहे हो जिसके अंदर डाइटरी फाइबर है, वो क्या करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को स्लो डाउन करता है। बिल्कुल 100% करेक्ट बात बोली गई है यहाँ पे। एंड मिनिमाइजिंग सर्जेस इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये भी सही बात बोला गया है कि रफेजिस का क्या काम है, आपका रफेजिस या फाइबर का क्या काम है आपके बॉडी के अंदर, कि जो भी आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसके डाइजेशन को स्लो करना, ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ रहा है तो कम करना, आपके पेरिस्टालिसिस मूवमेंट में ये हेल्प करता है। फिर उसके बाद आपके जो फूड है उसको मूव करवाने में हेल्प करता है। फिर इसके बाद अगर नेक्स्ट बताऊं मैं आपका, तो जो आपका फीसिस है, ठीक है, जो आपका फीसिस है उसके अंदर जो वेट होता है वो रफेजिस का ही होता है। अगर रफेजिस का वेट नहीं होगा तो आप लोग क्या देखोगे, आपका फीसिस वाटर की तरह निकल रहा है, पानी की तरह निकल रहा है। गॉट इट। तो इसलिए अगर आप इसको देखोगे तो दोनों ये रिलेट कर रहा है आपस में, तो इसका अजेशन और रीजन दोनों रिलेट कर रहा है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये। तो 60 का ए आंसर हो जाएगा आपका, 60 का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 60 के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 61। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टुडारो बुम्पा जी का क्वेश्चन है। टुडारो बुम्पा आपका बेस्ट बुक है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए, तो इसको आप लोग पढ़ना। क्या बोला है अजेशन के अंदर, अकॉर्डिंग टू टुडारो बुम्पा periodization is in effect of bundle methodological concept, absolutely correct, whose application can be adapted to specific situation। बिल्कुल सही बात है, स्पेसिफिक सिचुएशन में हमें उसको अडेप्ट करना चाहिए जब जब जो जो चीज की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर दिस रीजन इट कैन टेक मेनी फॉर्म्स, करेक्ट, एंड कोचेस शुड अवेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस प्लानिंग मॉडल्स। ये भी करेक्ट बोला कि कोचेस को बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए जो भी प्लानिंग मॉडल्स हैं, each of which is more indicated for certain sports and certain athlete development level। बिल्कुल करेक्ट बोला है, सेशन के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब समझते हैं रीजन में। रीजन में क्या बोला है, टू अचीव बेस्ट रिजल्ट्स इन स्पोर्ट्स कोचेस शुड हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ एक्सरसाइज। बिल्कुल भैया, स्ट्रॉन्ग नॉलेज रहनी चाहिए कोचेस को। फिजियोलॉजी एंड दे रिक्वायर्ड टू डू कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको अच्छे से असेसमेंट करना, कांस्टेंट मॉनिटर करना और एडजस्टमेंट करना, ये भी कोच को करना चाहिए अच्छे रिजल्ट को अचीव करने के लिए। तो रीजन भी सही बोला गया है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 61 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका अजेशन का। चलो क्वेश्चन नंबर 61 के बाद 62, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका आंसर, कि इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ड्यूरिंग पीरियडाइजेशन द लार्जर ट्रेनिंग साइकिल इज रेफर्ड एज। तो लार्जर ट्रेनिंग साइकिल हम कौन सी पीरियड को कहते हैं, मैक्रो साइकिल को। किसको कहते हैं बेटा, मैक्रो साइकिल को, जिसमें आप देखोगे 1 ईयर का ड्यूरेशन रहेगा। बात करूं अगर मैं मीजो साइकिल की, तो मीजो साइकिल आपका 3 to 6 वीक का रहता है और आपका माइक्रो साइकिल जो है अप टू 7 डेज के आसपास का रहता है। तो ये आपको आपकी तीनों साइकिल है, हेट्रो साइकिल ऐसा कोई साइकिल नहीं है आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 63, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। द ब्रिटिश एम्पायर गेम, जिसको हम लोग कॉमनवेल्थ गेम नाम से भी जानते हैं, वो हैमिल्टन में स्टार्ट हुई थी, बट कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी, तो वो 1930 में आपका हैमिल्टन कनाडा के अंदर स्टार्ट हुआ था। बात करूं 1896 की, तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए थे। ओके, तो 63 का राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 जो क्वेश्चन है उसको अगर हम लोग देखें, तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आया था। इसमें क्या बोला है, ड्यूरिंग एनिशिएंट ओलंपिक, पहले के टाइम पे एनिशिएंट ओलंपिक में जो इवेंट हो रहे थे पेनक्रिएटिव मतलब पेनक्रिएशन, ठीक है, पेनक्रिएशन जो गेम होते थे आपके, वो किस किस का कॉम्बिनेशन होता था,
तो वो कॉम्बिनेशन होता था आपका रेसलिंग और बॉक्सिंग का, रेसलिंग और बॉक्सिंग का, PWB। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। ये अभी आपका यूजीसी नेट के अंदर भी आया था। और इसके अंदर क्या होता है, पेन के अंदर भैया खुली छूट होती थी, किसी को कुछ भी मारो, कुछ भी करो, एकदम बहुत गंदी तरीके से लड़ाई करते थे वो लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस विल हेल्प इन डेवलपिंग यूनिक स्ट्रेटेजी टू मोटिवेट एथलीट्स। तो कौन से यूनिक स्ट्रेटेजी आप बेसिकली यूज करोगे एथलीट को डेवलप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन को अच्छे समझना, कौन कौन से ऐसे यूनिक स्ट्रेटेजी। तो यूनिक स्ट्रेटेजी कौन कौन से, सबसे पहले भैया देखो जो चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ई ऑप्शन, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स 100% करेक्ट होना चाहिए। सेकंड, विगोरियस एंड कंटिन्यूसली होना चाहिए, तभी आपका एथलीट जो है वो मोटिवेटेड रहेगा। ओके, फिर उसके बाद इसके अंदर आपका सोशल सपोर्ट और फैसिलिटेशन भी होना चाहिए, तभी आपका एथलीट जो है मोटिवेट रहेगा। जब आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, फैसिलिटेट करते रहोगे कहीं ना कहीं, अगर फैसिलिटेट नहीं करोगे उसको तो वो क्या होगा, एक तरीके से और उभर के सामने आ नहीं पाएगा। लोड एंड रिकवरी भैया बिल्कुल जरूरत है, लेकिन इसके अंदर यूनिक स्ट्रेटेजी की बात की गई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज रिलेट नहीं करेगा। कॉग्निटिव एंड पेडागोलॉजिकल जो प्रोसेस है, देखो कॉग्निटिव क्या हो गया आपका, टीचिंग से रिलेट कर रहा है। ठीक है, टीचिंग या इंस्ट्रक्शनल से रिलेट कर रहा है। और आपका जो पेडागोजिकल है, सॉरी, जो कॉग्निटिव है आपका, वो आपके मेमोरी से रिलेट कर रहा है। और पेडागोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो आपका टीचिंग से, इंस्ट्रक्शन से रिलेट कर रहा है। और इन दोनों को अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि किसी एक एथलीट का स्पोर्ट साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है कॉग्निटिव पेडागोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये भी एक तरीके से यूनिक स्ट्रेटेजी नहीं होगा आपका। तो यूनिक स्ट्रेटेजी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो CDE होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर नॉर्मली यूनिक स्ट्रेटेजी की बात नहीं की होती तब हम इनको कंसिडर कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 65 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 66 बहुत बेसिक गेम, मतलब कि बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है आपका, कि फर्स्ट एशियन गेम्स आपके कौन से ईयर में हुए थे। तो फर्स्ट एशियन गेम्स आपके 1951 में हुए थे, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर ही हुए थे 1951 के अंदर फर्स्ट एशियन गेम्स। अभी जो हंगजाओ में चाइना के अंदर आपके एशियन गेम्स होने वाले हैं, वो अभी आपके क्या कहते हैं 23 सितंबर से होने वाले हैं। कब से होने वाले हैं, 23 सितंबर से होने वाले हैं। कब तक चलेंगे वो, 8 अक्टूबर तक चलेंगे। तो यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको ध्यान रखना। तो अभी जो हांगझोउ चाइना के अंदर गेम होंगे वो कौन से गेम होंगे, 19th एशियन गेम्स होंगे। वो 19th एशियन गेम्स होंगे जो आपके अभी हांगझोउ चाइना में होगा। एशियन गेम्स की अगर हम मोटो की बात करें तो एशियन गेम्स का मोटो क्या है बेटा, एशियन गेम्स का मोटो है आपका एवर ऑनवर्ड। एवर ऑनवर्ड इसका मोटो है। और अगर मैं एशियन गेम्स के अंदर और आपको बताने की कोशिश करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, कुवैत के अंदर है। और कुवैत कहाँ है आपका, एक तरीके से इधर की तरफ है, आई फॉरगेट दैट कंट्री नेम, याद नहीं आ रहा। तो कुवैत के अंदर है आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर क्या बोला गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपका, इसको समझने की कोशिश करना। 67 के अंदर ये बोला गया है कि हार्ट रेट एलिवेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज प्राइमरी कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन फ्रॉम द हायर सोमैटोमोटर सेंटर ऑफ द ब्रेन। बिल्कुल, कि जब आपका कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे, मतलब एक्सरसाइज परफॉर्म करने के टाइम पे जो आपका हार्ट रेट एलिवेट होगा, हार्ट रेट जो बढ़ेगा, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, मतलब कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका बेसिकली फाइट और फ्लाइट का सिचुएशन के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। ओके, और उस टाइम पे क्या करता है, आपका हार्ट रेट बढ़ाता है, हार्ट रेट बढ़ाएगा। और हार्ट रेट बढ़ाने के साथ साथ और क्या करता है, ये आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ाता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ाता है। अब आपको पता है जब आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, तो डेफिनेटली आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी। ठीक है, आपके बॉडी के आपके सेल्स तक जो भी आपके एनर्जी की डिमांड है, ऑक्सीजन की डिमांड है, वो फुलफिल हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बिल्कुल।
स्टेटमेंट 2 में क्या बोला गया, द हार्ट रेट रिस्पॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड लीनियर टू इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज। देखो, जब भी आप एक्सरसाइज का इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो डेफिनेटली आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, नो डाउट ऑन इट। जब भी आप एक्सरसाइज का इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, नहीं कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल बढ़ेगा आपका। बट यहाँ पे जो एक ये वर्ड लिख दिया है ना, प्रोपोर्शनल एंड लीनियर, प्रोपोर्शनल और लीनियर का मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल इसके प्रोपोर्शन, जितना एक्सरसाइज का इंटेंसिटी बढ़ेगा उतना ही हार्ट रेट बढ़ेगा और एक लीनियर तरीके से बढ़ेगा। तो भैया प्रोपोर्शनल और लीनियर आपका इंटेंसिटी के बराबर नहीं बढ़ता, ठीक है, वो अलग रहता है। हार्ट रेट आपकी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपका फिटनेस लेवल हो गया, आपका एज हो गया, तो वो लीनियर या प्रोपोर्शनल नहीं बढ़ेगा आपका एक्सरसाइज की इंटेंसिटी के साथ। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो गया 67 का। चलो क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं, जो कि आपका हिंदी में लिखा हुआ है, और हिंदी में लिखा हुआ है तो इसको हम लोग देखते हैं 68 का क्या होगा। सबसे पहले ए, योजना 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 किसी संगठन के लक्ष्यों को परिभाषित करना है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ए का फोर्थ, तो ए का आपका फोर्थ, ए का फोर्थ ठीक है। फिर उसके बाद आयोजन, बी जो है आपका, बी किससे रिलेट करेगा, आयोजन योजना का क्रियान्वित करना, तो बी का आपका बी का फर्स्ट हो गया, तो बी का फर्स्ट इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। चलो अब और आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आपका मार्गदर्शन, मार्गदर्शन किसमें होगा, कर्मचारियों को प्रेरित करना है, प्रगति सुनिश्चित करना है, तो कर्मचारियों को प्रेरित करना, ये आपका मार्गदर्शन सी थर्ड में हो जाएगा। तो बस ये डी और बचा गया लास्ट, मूल्यांकन प्रगति सुनिश्चित करना, तो ये डी का सेकंड हो जाएगा। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 69 68 के बाद 69, ये पता नहीं बच्चे ऐसे क्वेश्चन को क्यों रॉकेट साइंस बना देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो, ग्लाइकोलाइटिक एनर्जी पाथवे जो है आपका बॉडी सिस्टम के अंदर किस क्या प्रॉपर ऑर्डर रहता है उसके में देखना है। ग्लाइकोलाइटिक एनर्जी सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है उसको बेसिकली हम लोगों ने देखना है। ओके, तो अगर मैं बात करूं ग्लाइकोलाइटिक एनर्जी सिस्टम की, तो ग्लाइकोलाइटिक एनर्जी सिस्टम आपके सेल के अंदर होता है। गॉट इट। अब इसमें होता क्या है, आपका जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी के फॉर्म में लाना होता है, मतलब कि एटीपी के फॉर्म में लाना होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके। तो यहाँ पे आपको पता है ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म क्या है, ग्लाइकोजन। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सी सभी के अंदर है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, चारों के अंदर सी है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन के बाद आपका क्या करना पड़ेगा आपको उसको और फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए, इसके अंदर जो पहला स्टेप होता है वो ग्लूकोज के 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बनाती है आपका फर्स्ट स्टेप के अंदर। और कैसे बनाती है, आपके बॉडी के अंदर, आपके सेल के अंदर एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या करता है, ये फॉस्फेट के जो ग्रुप है उनको ग्लूकोज के ऊपर लेके आता है। तो ग्लूकोज का जो 6 मॉलिक्यूल है उसके ऊपर फॉस्फेट का मॉलिक्यूल लेके आएगा, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ऑप्शन ये हो गया। यहाँ पे ना क्वेश्चन में ना एक गलती है, यहाँ पे ऑप्शन के अंदर एक चीज गलती है। नेक्स्ट स्टेप जो होना चाहिए, देखो ये नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे सी बी के बाद जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो ई दिया हुआ है, लेकिन होना क्या चाहिए, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का होना चाहिए। ये प्रॉपर सीक्वेंस है, ये कोई ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का होता ही नहीं है आपका ग्लाइकोलाइटिक एनर्जी सिस्टम के अंदर, ये इनकरेक्ट है। बट क्या करें, हमें आंसर मार्क करना है यहाँ पे। तो इसके बाद ना फिर भी हम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को मॉलिक्यूल को रिलेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ग्लूकोज के होने के बाद ही आपका फ्रुक्टोज के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग ग्लूकोज का कंसिडर कर लेंगे। तो सी के बाद डी, फिर ई, ये हो गया। फिर उसके बाद ना हमेशा जब ग्लूकोज का खत्म हो गया आपका, तो आप फ्रुक्टोज पे जाओगे। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का आपका मॉलिक्यूल होगा, इसके अंदर भी आपका फ्रुक्टोज के ऊपर फॉस्फेट का मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, लास्ट स्टेप जो होता है दैट इज अ फॉस्फोग्लाइसरेट। फॉस्फोग्लाइसरेट सबसे लेटर स्टेज है आपका एक तरीके से। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1 के अंदर, फ्रुक्टोज 1 के अंदर ये कन्वर्ट होता है। फिर इसके बाद ये कन्वर्ट होता है बायस फॉस्फेनेट के अंदर, बायस फॉस्फेनेट के अंदर।
और फिर ये कन्वर्ट होता है दोबारा ग्लाइसरल डिहाइड के अंदर, और लास्ट में फिर इसके बाद ये जो है आपके ग्लाइसोडिहाइड के 3 मॉलिक्यूल फॉस्फेट के इसके ऊपर और होते हैं। फिर उसके बाद ये दोबारा कन्वर्ट होता है आपका 3 बायोफॉस्फोग्लिसराइड के अंदर, ठीक है, बायोफॉस्फोग्लिसराइड के अंदर। और इसके बाद फिर ये आपका लास्ट स्टेज में 3 फॉस्फोग्लिसराइड बनता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस होता है आपका ग्लाइकोलाइटिक एनर्जी पाथवे का। तो इसलिए अगर इसको नहीं है इसके अंदर ऑप्शन, वैसे अगर करेक्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या बनना चाहिए, CBAD, CBAD, क्योंकि ई कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये आपका करेक्ट जो है बनना चाहिए। बट क्या करें, हमें इसके अंदर रिलेट करना है तो इसके हिसाब से आपका सेकंड हो जाएगा। अगर किसी बच्चे का ये पीयूटी में है तो आप इसको क्या कहते हैं ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला गया है, इन रिसर्च सैम्पलिंग एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस द मोस्ट बेसिक यूनिट फॉर्म वेयर डाटा कैन बी प्रोड्यूस्ड इज रेफर्ड एज। तो इसका फर्स्ट आंसर ही आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखो 71 क्वेश्चन, 71 क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपका कि while putting a shot, a curved stop board painted white shall be fixed in the middle of circumference in front so as of the inside edge coincides with the inner edge of the circle, the dimension of the stop board should be। तो उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, तो इसके हिसाब से 71 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। 1.21 से 1.3 उसकी लॉन्ग होनी चाहिए इनसाइड के अंदर। फिर इसके बाद 11.2 से लेकर 11.4 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए, और 9.8 से लेकर 10.2 सेंटीमीटर इसका हाई होना चाहिए। 71 का फोर्थ आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। 71 के बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 72 पे। 72 क्वेश्चन बहुत इजी है। एक्सियल स्केलेटन मतलब कि आपके स्केलेटन सिस्टम के बिल्कुल बीच वाला पार्ट, तो बीच वाले पार्ट में आपके वर्टेब्रल कॉलम आता है, थोरैसिक केज आता है, स्कल आता है, पेल्विक ग्रिडल जो है वो नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए आपका इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, 72 का सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट नहीं इसके अंदर, कोई क्वेरी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आप लोग ऐसे तहलका मचा दोगे इसमें। तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के ऊपर। 73 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। बिल्कुल मिलान करने में तो हम लोग एक्सपर्ट हैं, अब मिलान करते हैं 73 का। 73 के अंदर अगर हम लोग मिलान करेंगे, आकलन, आकलन किसका करेंगे, आकलन हम लोग करेंगे इनमें से संकलित मूल्यांकन को तैयार करना, उसको हम लोग आकलन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, बी ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या करेंगे, आकलन का वर्गीकरण। तो बी का क्या हो गया आपका फर्स्ट, बी का फर्स्ट, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, ए का फोर्थ इसी में हो गया, बी का फर्स्ट इसी में हो गया, ठीक है। मूल्यांकन मानक आधारित संदर्भित मापदंड, ठीक है। और मापन परीक्षण का लिया गया प्राप्तांक, बिल्कुल करेक्ट है ये। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो गया 73 का। चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 के बाद 74, प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इज गवर्न्ड बाय। बहुत इजी क्वेश्चन है, इट इज गवर्न्ड बाय एनसीटी। एनसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और अगर मैं बात करूं इसका फॉर्मेशन का, तो ये 17 अगस्त 1995 में फॉर्म हुआ था। और अगर मैं बात करूं यूजीसी का, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि यूनिवर्सिटी को ग्रांट वगैरह प्रोवाइड करती है, और ये 1953 में फॉर्म हुआ था। और मैं बात करूं एआईसीटी का, एआईसीटी का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कब फॉर्म हुआ था आपका 1945 में फॉर्म हुआ था। और एनएसी की बात करूं, नेक की बात करूं, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, जो आपका कब फॉर्म हुआ था 1994 में फॉर्म हुआ था। और ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है आपका यूजीसी के अंदर। तो 74 का भी आपको पता लगा राइट आंसर क्या है आपका एनसीटी थर्ड मतलब की हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 75, 75 क्वेश्चन के अंदर बोला गया, क्या बोला गया है, डैश इज नॉट अ रिटर्न रूल। इनमें से एक जो है एक रिटर्न रूल नहीं है, बट अ बिहेवियर, एक बिहेवियरल प्रोसेस है विच कंपल्सरीली फॉलोड बाय ईच फैमिली, जो कि हर एक फैमिली, सोसाइटी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो फॉलो करती है। तो कौन कौन सा, वैल्यूज, ट्रेडिशन, लीडरशिप, मोटिवेशन। तो भैया वैल्यूज जो है उसको सभी फॉलो करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वैल्यूज।
तो आज के लिए बस मतलब कि आज के इस वीडियो में 75 क्वेश्चन मतलब कि 50 क्वेश्चन ही हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो नेक्स्ट के आपके 25 क्वेश्चन बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस आपका जो CUT हुआ था एमपीएड के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, वो हम लोगों ने किए हैं। बाकी नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा जो भी बाकी आपके क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियोस और मैं बनाऊं और आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, यहाँ पे इस नंबर पे आके आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं। तो अभी जो भी हमारी बैच चल रहा है उसके अंदर DSSB का NVS की वैकेंसी आने वाली है, आपको पता है। अभी EMRS की वैकेंसी आने वाली है और आपका नेट के अंदर हम लोग मोस्टली फोकस कर रहे हैं, नेट के अंदर, DSSB के अंदर और EMRS के अंदर, यहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे साथ आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, आप लोग मेरे साथ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। हमारी क्लासेस रोज रात को 8 PM होती है और आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, लेक्चर सब कुछ आपको मिलेगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसके बाद हम लोग UGC नेट जो अभी हुआ था हमारा, उसका पेपर भी सॉल्व करके आपको आपके इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो दिस इज कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।